Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are back again with an important topic for your SSB and AFSP perspective in terms of GD and lecturate, and that is foreign policy of India. So let's get started with our topic. See, before moving ahead, I would like to make an request here to do like it, share it, and subscribe our YouTube channel in order to reach another milestone for our channel. ओके सो वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। देखो, हमने देखा है वर्ल्ड एरा पे काफी चीजें हो रही है, जहां पे अगर हम एक तरफ बात करें रशिया का इन्वेजन होना यूक्रेन में, दूसरी तरफ क्लाइमेट के वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। अगर हम जियो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक स्टेज की बात करें तो 2022 एक डिफिकल्ट ईयर था, स्पेशली रशिया का इन्वेजन हुआ जब यूक्रेन में, उसके बाद से। आप यूक्रेन और रशिया का मैप देख सकते हो और बॉर्डर जो है ये यहाँ से हम उसको जो है एक तरीके से डेमार्केट कर सकते हैं कि सेपरेशन कैसे है यूक्रेन और रशिया के बीच में। कैसे इंडिया ने हैंडल किया यूक्रेन के क्राइसिस को? सबसे पहले पॉइंट जो है, उन्होंने फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। देखो, इंडिया ने और रशिया ने एक टाइम पहले भी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, मतलब नॉट रशिया, बाकी कंट्रीज ने भी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो अप किया था जब यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में वॉर हुई थी, एंड तब इंडिया ने नॉन अलाइन पॉलिसी को फॉलो अप किया था, किसी की तरफ भी टिल्ट नहीं हुए थे। जो वॉर है यूक्रेन में, उसमें देखा गया कि गवर्नमेंट ने स्पेल आउट किया वर्जन ऑफ नॉन अलाइनमेंट, एंड इसकी वजह से वो जो है बैलेंस क्रिएट करके रखना चाहते थे इन द ग्रोइंग polarization between USA and यूरोपियन यूनियन ऑन वन साइड, और दूसरी तरफ रशिया है। ओके देखो, एक साइड तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपना डिस्कम्फर्ट दिखाया विद द वॉर, क्लियरली डायरेक्टली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, और उन्होंने कहा एरा जो है ये अभी का वो वॉर का नहीं है। और दूसरी साइड उन्होंने रिफ्यूज किया किस चीज को? जो वेस्टर्न सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर उनको, और जो मिलिट्री और ऑयल ट्रेड रशिया के साथ हो रहा है उन पे सैंक्शन लगाने को, और रुपी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म को फैसिलिटेट किया। तो अगर हम देखें, ये दोनों statements contradictory है। एक side, if a prime minister is not supporting the war, and on the other side he is not accepting, he is refusing to accept the sanctions that has been made by western countries। उसके पीछे देखो रीजन है क्यों ऐसा किया है। अगर हम पहले के एरा से देखें ना, तो रशिया ने हमेशा इंडिया को सपोर्ट किया, वेदर इट इज अबाउट कश्मीर इशू या फिर यूएन में किसी चीज को लेके, दे नीडेड द सपोर्ट ऑफ रशिया। सो कैसे इंडिया जो है रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने देंगी? एंड ऑफ कोर्स इंडिया एक्सेप्ट्स दिस थिंग कि वॉर का एरा नहीं है, तो दैट इज व्हाई उन्होंने काफी बार व्लादिमीर पुतिन को ये बोला कि ये वॉर का एरा नहीं है, डायलॉग्स के थ्रू आप ऐसे क्राइसिस को सॉल्व करें। लेकिन उनको फोर्स थोड़ी किया जा सकता है। ऑफ कोर्स पुतिन जो है वो खुद के विल के अकॉर्डिंग अपने कंट्री के हिसाब से he'll be taking the decision. Of course he'll be listening to each and everybody, but उनके खुद के डिसीजंस होंगे। refusing to vote on the resolution, most significantly more than dozens of resolution जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे आए, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में, ह्यूमन राइट कमीशन में, और दूसरे भी मल्टीलेटरल फोरम पे जो है क्या हुई, वोटिंग हुई, लेकिन रशिया के इन्वेजन को लेके। लेकिन इंडिया ने ये चूज किया कि इंडिया वोटिंग करेगा ही नहीं बिकॉज हमारे अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ। ये भी एक मेजर रीजन था इसके पीछे। जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है, उन्होंने ये कहा कि इंडिया की पॉलिसी जो है वो गाइड की गई है उनके खुद के नेशनल इंटरेस्ट को लेके। जो इंडिया को कह रहे हैं कि एक साइड लो, तो ये जो है टफ लक है इनकी पॉलिसी का कि वो दूसरों के एक्सपेक्टेशन को मीट अप नहीं कर पा रहे, बट इंडिया अपने पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो है फर्दर मूव ऑन करेगा। क्या हाइलाइट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के इन 2022? रिटर्निंग टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, विल स्टार्ट विद द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2022 में इंडिया रिटर्न कर गया किस पे? एफटीए पे, आफ्टर अ ब्रेक ऑफ सेवरल इयर्स, जब इंडिया ने कॉल किया था फॉर अ रिव्यू ऑल एफटीए और स्क्रैप किए थे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को, और 15 नेशन रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से बाहर आया था। 2022 में इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया किस किस के साथ? यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, और बोला कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, और कनाडा के साथ भी रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ज्वाइनिंग यूएस लेड आईपीईएफ,
इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम को, ऑल्दो ये लेटर डिसाइड किया गया कि वो ट्रेड टॉक से बाहर रहेंगे। What about the ties with neighbor countries? अगर हम ties की बात करें, let's start with श्रीलंका, जो कि हमारे साउथ में है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक असिस्टेंस से मार्क की गई है श्रीलंका को इन द मिडेस्ट ऑफ इट्स कोलैप्स। हमने देखा है श्रीलंकन्स वो फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस एंड एट दैट टाइम इंडिया ने सपोर्ट किया उनको। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल की अगर हम बात करें, फॉरेन पॉलिसी जो है इंडिया की वो मार्क की गई बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ उनके रीजनल ट्रेड के द्वारा और एनर्जी एग्रीमेंट के द्वारा, जो कि इंडिया ने किया वो बांग्लादेश एंड नेपाल, जिसकी वजह से हम साउथ एशियन एनर्जी ट्रेड ग्रिड को देख पाए और वो इमर्ज हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल एशियन कंट्रीज कॉपरेशन। इंडिया ने स्ट्रेंथन किया अपने टाइज किन के साथ? सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी के बेसिस पे। देखो हमने इसको जो है बाइफिकेट किया है। अगर हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, हमारे टर्म्स इकोनॉमिक असिस्टेंस की वजह से इंप्रूव है। अगर हम बांग्लादेश और भूटान एंड नेपाल की बात करें, रीजनल ट्रेड और एनर्जी एग्रीमेंट्स के वजह से स्ट्रेंथन अप हुए। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारे टाइज जो है कनेक्टिविटी को लेकर इंप्रूव है। इंडिया ने रीस्टार्ट किए हैं एफर्ट्स टू रिवाइव मच डिलेड तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया विच इज अ तापी पाइपलाइन प्रोजेक्ट, उस पे काम करना शुरू किया है। इंडिया ने डिस्कस किया कि वो बेस्ट यूज करेंगे किसका? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। स्टेप्स लिए गए जिससे चाबार पोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया जाए ईरान में, जो कि एक सिक्योर, वायबल, अनहिंडर्ड एक्सेस देगा टू द सी फॉर द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। उसी के साथ साथ अशकाबत एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर को भी डिस्कस किया गया, सो दैट एनहांस किया जा सके कनेक्टिविटी को बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अफगानिस्तान एंड म्यांमार की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है चैनल ओपन किए विद रिप्रेसिव रिजाइम लाइक अफगानिस्तान के तालिबान के साथ, और एक टेक्निकल मिशन का ओपन अप किया काबुल में और फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा म्यांमार में, सो दैट बॉर्डर कॉपरेशन को लेकर बातचीत हो। दिसंबर 2022 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एब्सटेन किया वोटिंग के लिए, किस चीज को? कि म्यांमार में वायलेंस एंड करने के लिए और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने को लेके जो वोटिंग हुई थी उसको एब्सटेंड किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ईरान एंड पाकिस्तान। अब हम जो है ईरान और पाकिस्तान के साथ बात करें, जहां पे प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एन एक्टिविस्ट हैव ब्रॉट थाउजेंड्स ऑन टू स्ट्रीट। तो इंडिया ने क्या किया? स्टीयर्ड किया क्लियर ऑफ एनी क्रिटिसिज्म। जो टाइज थे पाकिस्तान के साथ वो हमेशा की तरह फ्लैट रहे विद अ बिग शोडाउन एट द यूएन इन दिसंबर 22, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर्स दिखे दोनों नेशंस के। ओके क्या प्रोग्रेस की गई अभी तक एलएसी चाइना स्टैंड ऑफ में, दैट इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना? देखो डिस्पाइट अ विजिट टू दिल्ली, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने दिल्ली में विजिट किया और डिसएंगेजमेंट करने की कोशिश की कुछ स्टैंड में जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में थे, वो अभी भी एक अनसक्सेसफुल चाइनीज पीएलए अटेम्प्ट रहा टू टेक इंडियन पोस्ट एट यांगत्से इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि इस साल एंड हुआ है, जिसकी वजह से और ज्यादा वायलेंट क्लैशेस होंगे 2023 में। देखो जो रिलेशंस है ना, इंडिया ने ये बोला है कि वो होस्ट करेंगे चाइनीज प्रेसिडेंट को ट्वाइस इन 2023, एक बार G20 में, दूसरे टाइम एससीओ समिट में, जिसकी वजह से कुछ पॉसिबिलिटी खुल सकती है टॉक की। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज द चाइना, ठीक है। और हमारे जो है ये आपका है एलओसी, दैट इज योर एलओसी, एंड इधर आपका क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या करंट चैलेंजेस हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में? इन पाकिस्तान चाइना का जो स्ट्रैटेजिक नेक्सस है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट वन। जो मोस्ट फॉर्मिडेबल थ्रेट है इंडिया के लिए वो दोनों तरफ से वॉर है, एक तो पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पे और एलएसी पे चाइना की तरफ से, जिसकी वजह से जो है हमारे कंटेस्टेड बॉर्डर्स पे टेररिज्म की घटनाएं देखी जाती हैं। चाइना का अग्रेसिव एक्शन जो मई 2020 से लिया गया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा स्टेटस को चेंज हुआ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, और जिससे सेवियरली डैमेज हुए क्या? सीनो इंडियन रिलेशंस। चाइना का एक्सपेंशन जो इशू है ना, कि कैसे बैलेंस करे चाइना के फोरेज को साउथ एशिया में, और ये एक वन ऑफ द मेजर कंसर्न भी है। अगर हम रूब्रिक देखें चाइना का, वो मच डाउटेड नहीं है, बिकॉज चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डेवलप कर रहा है, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी कर रहा है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं जिसमें जिसमें बिल्ड हो रहा है चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, डुअल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो, जो नीचे का पार्ट है इंडियन ओशन में। तो ऑफ कोर्स ये एक तरीके का थ्रेट है इंडिया के लिए भी। बैलेंसिंग बिग पावर रिलेशन, इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसमें न्यू दिल्ली जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी मिलिट्री अलायंस को, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ग्रुप ऑफ कंट्रीज को। ट्रेडिशनली वेस्ट ने परसीव किया है इंडिया का क्लोजर रिलेशन रशिया के साथ। ये परसेप्शन जो है एक्सट्रीट हुई है जब इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एससीओ, ब्रिक्स और रशिया इंडिया चाइना फोरम में।
इंडिया के लिए बैलेंस करने की ज़रूरत है एसर्टिव चाइना के साथ, और उनको अपनी एक्सटर्नल बैलेंसिंग की ज़रूरत है सो दैट इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखा जा सके। इंडिया का पार्टिसिपेशन जो था क्वाड में, और साइन किया उन्होंने फाउंडेशनल एग्रीमेंट विद यूएस, जापान, फ्रांस, यूके एंड इंडोनेशिया, वो भी एक पर्सपेक्टिव की तरह देखा गया। रिफ्यूजी क्राइसिस की अगर हम बात करें, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग अ पार्टी ऑफ 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन, मतलब इंडिया जो है वो पार्टी नहीं है किसका, 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन का और 1967 प्रोटोकॉल का। इंडिया ने फिर भी वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स को रखा है, या फिर कहीं रेफ्यूजीज को रखा है वर्ल्ड के। चैलेंज ये है कि बैलेंस कैसे किया जा सके प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेशनल इंटरेस्ट को। रोहिंग्या क्राइसिस अनफोल्ड हुए तो अभी भी देखा जाता है देयर इज अ लॉट जो इंडिया को फैसिलिटेट करने की जरूरत है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के लिए। ये एक्शंस जो हैं वो एक तरीके का की होगा जिसमें हम डिटरमाइन कर पाएंगे इंडिया के रीजनल और ग्लोबल स्टैंडिंग्स को ऑन ह्यूमन राइट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। इंडिया जो है वो लुक फॉरवर्ड करता है एक ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें जो कि कंडूसिव हो फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और जो बेनिफिट करे ग्रोथ को और पुअरेस्ट ऑफ पुअर जो है कंट्री के अंदर उन तक पहुंच पाए। इंडिया की वॉइस को जो है ग्लोबल फोरम में सुना जाता है। इंडिया इन्फ्लुएंस कर सकता है वर्ल्ड को ग्लोबल डायमेंशन पे, जैसे टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिनको सबसे ज्यादा इन सब चीजों से नुकसान होता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, पॉलिटिक्स बिना प्रिंसिपल के और एथिक्स जो है वो डिजास्ट्रस होंगे। इंडिया को मूव फॉरवर्ड करना चाहिए कलेक्टिव डेवलपमेंट के साथ और एथिकल परसुएशन के साथ। ठीक है, हम डायनामिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी गेयर अप हो रही है, एंड दैट इज वेरी प्रोएक्टिव, फ्लेक्सिबल और प्रेगमेटिक, जिससे वो चेंजिंग सिचुएशन को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comment motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.